बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में आवेशन की विधियां टॉपिक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ को हम कितने प्रकार से या कितनी विधियों से हम उसको आवेशित कर सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है वो है आवेश के बारे में, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, विद्युत आवेश का मात्रक कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम लोग पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी पदार्थ को कितने प्रकार से हम आवेशित कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। किसी पदार्थ को आवेशित करने की प्रमुख 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है घर्षण विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन मेथड। और दूसरी विधि होती है चालन विधि, इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन मेथड। और तीसरी विधि होती है प्रेरण विधि, इसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन मेथड। इन तीनों विधियों को आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग घर्षण विधि की, यानी फ्रिक्शन मेथड से हम किसी पदार्थ को कैसे आवेशित करते हैं। तो इसमें इस विधि में अगर फ्रिक्शन मेथड अप्लाई करना है तो सबसे पहले बात को ध्यान ये रखना है कि ये विधि 2 अचालक पदार्थों को आवेशित करने में यूज की जाती है। कौन से पदार्थ यूज करते हैं हम लोग? अचालक पदार्थ। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो उदासीन पदार्थ होते हैं अचालक, जिनको चार्ज करना है, ठीक है। उदासीन पदार्थ से मतलब यहाँ पर यह ऐसा नहीं कि कोई पदार्थ पर कोई आवेश होता नहीं है, ठीक है ना। आवेश सभी पदार्थों में होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सब में होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा इसका आवेश होगा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं, तो इस नेट आवेश जो होता है वो शून्य होता है। तो इसका मतलब उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं उदासीन है। उदासीन मतलब उस पर नेट जो चार्ज है वो शून्य है। अलग अलग बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी है, ऋण आवेश भी है, प्रोटॉन भी है यानी धनावेश भी है, लेकिन उसका नेट आवेश 0 है। इसका मतलब है वो उदासीन कहलाता है। तो उदासीन का मतलब होता है जिसमें आवेश रहित हो, तो जनरली भाषा में कहते हैं हम लोग आवेश रहित। तो अगर 2 आवेश रहित अचालक पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ते हैं तो होता क्या है कि उससे एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं रगड़ने से, ठीक है ना। और जब चले जाते हैं तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आ जाता है धन आवेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसका मतलब उस पर धन आवेश आ जाएगा। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, उस पर आ जाता है ऋण आवेश। तो रगड़ने का सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है कि जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में। तो इस बात को हम भाषा में वैसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको जरा समझना कैसे जरा हम बताएंगे आपको। इसकी आप लिखिए इस विधि में 2 अचालक पदार्थ, ध्यान रखना है घर्षण विधि में कब यूज करते हैं, अचालक पदार्थों के लिए यूज किया जाता है। अचालक पदार्थ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस पर जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इस कहानी जरा एक बार एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसमें देखिए इसी एग्जांपल में लेते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग कि एक कांच की छड़ लें हम, और इस कांच की छड़ को, ये कौन सी है हमारी कांच की छड़, और यहां पर एक लेते हैं रेशम का कपड़ा, और इनको आपस में रगड़ा, यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर जब रगड़ा तो देखा जाता है कि इस पर आ जाता है धनावेश। तो धनावेश क्यों आ जाता है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले जाते हैं। क्या निकल के चले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और इस पर जाते हैं तो इस पर आ जाता है ऋण आवेश। ये बात समझ में आ रही है? मतलब रगड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
इस पदार्थ से यानी कांच के क्षण से निकलेंगे और रेशम की क्षण पर, रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर धन आवेश, जिस पर जाएंगे उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इस पर धन आवेश आ जाएगा। इस पर 10 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका मतलब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ऋण आवेश आ जाएगा। समझ आ रहा है? इसी प्रकार से अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एबोनाइट की क्षण लें, यहाँ पास है एबोनाइट की क्षण। एबोनाइट की क्षण, और इसको रगड़ते हैं हम बिल्ली की खाल पर। बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, अब यहां पर आ जाता है ऋण आवेश। एबोनाइट पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋण आवेश। इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन इस बिल्ली की खाल से निकल करके कहां आते हैं? एबोनाइट की क्षण पर। और एबोनाइट क्षण पर आते हैं तो इस पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा ऋण आवेश आ गया, इस पर आ जाता है फिर धन आवेश। इस पर क्या आ जाता है? धन आवेश। तो बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है, एबोनाइट ऋण आवेशित हो जाती है। तो इसका मतलब रगड़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। और ये आपको ध्यान रखना है, पिछले वाले क्लास में बताया था हमने कि आप किसी पदार्थ को आवेशित करना किसकी जिम्मेदारी होती है? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाते हैं तभी उस पर आवेश आता है, धन का या ऋण का। इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो धन का आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऋण का आ जाता है। कभी भी प्रोटॉन का कोई आवेशित करने में कोई योगदान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर बहुत ही प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उनको नाभिक से बाहर निकालना और इतना आसान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो इस कारण से उनको हम उस पदार्थ के परमाणु से उसको इलेक्ट्रॉन को अलग करना आसान होता है। तो इलेक्ट्रॉन ही आवेशित करते हैं किसी पदार्थ को, प्रोटॉन कभी नहीं करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे पता चला कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किसमें जाएंगे? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिससे हमने कहा कि जब कांच के क्षण को रेशम कपड़े पर करते हैं तो रेशम कांच की क्षण से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम कपड़े में चले जाते हैं। तो इस पर धनावेश आ गया, इस पर ऋणावेश आ गया। इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें क्यों नहीं गए? जबकि इसमें क्या था? एबोनाइट की क्षण जब ले रहे थे, बिल्ली खाल रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से निकल करके एबोनाइट क्षण पर चले गए। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले गए और इसमें रगड़ा गया तो कांच के क्षण लगा इसमें निकल गया? तो कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किससे निकले और किसमें जाएंगे? ठीक है, तो इस बात को जरा समझना है। तो इस बात को समझने के लिए ध्यान ये रखना है कि एक टर्म है, सब लोग कहते हैं कार्यफलन, और कार्यफलन इंग्लिश में आ जाता है वर्क फंक्शन। इसको डिटेल में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा जाएगा वहां पर। लेकिन इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। तो इसका मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने की जितनी कम ऊर्जा चाहिए उसका कार्यफलन उतना ही कम होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन निकालने की ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसका कार्यफलन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जब रगड़ते हैं तो उसमें ऊर्जा उनको मिलती है, और उसमें ऊर्जा मिलेगी तो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना? जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे बाहर। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जिस पदार्थ का कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जिसका ज्यादा होता है उसमें चले जाते हैं। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि रेशम के कपड़े से पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और कांच की क्षण से इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका मतलब है कि कांच की जो क्षण का जो कार्यफलन होता है वो कम होता है। इसका जो कार्यफलन है, यानी इसका अगर कार्यफलन को हम लोग वर्क फंक्शन W माने, इसको मानते हैं W2, तो इसका मतलब है कि यहां पर कंडीशन क्या होगी? W1 इज लेस देन W2 होगा, यानी कांच की क्षण का जो कार्यफलन होगा वो कम होगा रेशम कपड़े से। तो कांच की क्षण से इलेक्ट्रॉन निकल करके अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में चले जाएंगे।
ठीक है ना। इसमें भी इसका उल्टा है, अगर हम बुनियादी क्षण का W1 माने, इसको मानते हैं W2, तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, W2 इज लेस देन होगा W1। तो हमारा इसका मतलब है कि इसका जो कार्यफलन है बिल्ली की खाल का वो कम है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसका ज्यादा उसमें जाएंगे। तो एक बात तो ये समझ में आती है किससे इलेक्ट्रॉन निकले, किसमें जाएंगे। तो जिसका कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जिसका ज्यादा होता है उसमें जाते हैं। एक बात तो ये हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात क्या कह सकते हैं कि जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, ठीक है ना, उसमें उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल होता है। इसका मतलब दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस तरीके से भी कह सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो बिल्ली की खाल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम आकर्षण बल से बंधे थे, तो उससे निकल करके जब रगड़ा गया तो उसमें ऊर्जा मिली और इलेक्ट्रॉन छूट करके एवोगाड्रो की छड़ पर चले गए। इसी प्रकार इसमें कह सकते हैं, इसमें कांच की छड़ जो छड़ थी उसमें इलेक्ट्रॉन कम आकर्षण बल से बंधे थे, रगड़ा गया तो ये इलेक्ट्रॉन छूट करके रेशम कवच में चले गए। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एक से निकलेंगे दूसरे में उतने ही जाएंगे, ठीक है ना। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जो घर्षण विधि में जो आवेश उत्पन्न होता है वो दोनों पर बराबर और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको हम एक लाइन पर लिख देते हैं। यहां पर आप नोटिंग ध्यान रखनी है, घर्षण विधि में दोनों पदार्थों पर बराबर व विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। घर्षण विधि में जो आवेश होगा, जितना कांच की छड़ पर धन आवेश आएगा उतना ही रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आएगा। उसी प्रकार से एगोनाइट छड़ पर जितना ऋण आवेश आएगा उतना ही बिल्ली की खाल पर धन आवेश आएगा। यानी टोटल दोनों रगड़ने वाले पदार्थों को अगर टोटल आवेश देखा जाए कि दोनों पदार्थों को आवेश कितना होगा तो 0 ही रहता है। यानी अगर दोनों के चार्ज जोड़ दिए जाएं, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का चार्ज जोड़ा जाए तो कितना चार्ज हो जाएगा, 0। इसमें भी एगोनाइट छड़ को बिल्ली की खाल वाले आवेश से जोड़ा जाए तो इसका मान भी 0 आएगा। नेट आवेश 0 रहता है दोनों का, लेकिन अलग अलग आवेश कैसा होगा, बराबर और विपरीत। तो ये तो कहानी थी हमारी घर्षण विधि से। अब जानते हैं हम लोग कि चालन विधि से किस प्रकार से हम आवेशित करते हैं। चालन विधि में होता क्या है कि इसमें हम जिस पदार्थ को आवेशित करना है वो उस आवेश चाहे धन का लाना हो चाहे ऋण का लाना हो, इस विधि में हम लोग को पहले से एक हमको चार्ज बॉडी चाहिए, यानी आवेशित पदार्थ चाहिए हमको जिसको आवेशित करना है उसके लिए। यानी मान लो को धन का आवेश लाना है किसी क्षण पर, तो हमको एक दूसरा धन आवेशित क्षण हमारे पास होनी चाहिए, नहीं आवेशित पदार्थ होना चाहिए, इसको कह सकते हैं चार्ज बॉडी होनी चाहिए, तभी हम उसको आवेशित कर सकते हैं इस विधि में। तो इस विधि में होता क्या है कि एक हमारे पास चार्ज बॉडी होनी चाहिए और जिसको आवेशित करना है वो एक चालक पदार्थ का होना चाहिए। नहीं सिंपली कह सकते हैं कि दोनों जो पदार्थ हैं, जो आवेशित है वो भी चालक होना चाहिए और जिसको आवेशित करना है वो भी चालक पदार्थ होना चाहिए। और तब हम करते क्या है इसमें, फिर अब दोनों को आपस में टच कराते हैं, स्पर्श कराते हैं चार्ज को अनचार्ज बॉडी के साथ में। तो होता क्या है कि उससे जो आवेश होता है, अगर धन का है तो जो जिसको स्पर्श कराएंगे उस पर भी धन आवेश आ जाएगा, और अगर ऋण का है तो
उस पर भी ऋण का आवेश आ जाएगा। दोनों पर आवेश बराबर प्रकार का उत्पन्न होता है, बराबर प्रकृति का। आवेश बराबर होना जरूरी नहीं, लेकिन दोनों की जो प्रकृति होगी वो सेम होगी। यानी धन का है तो धन का चार्ज आएगा, ऋण का है तो ऋण का चार्ज आ जाएगा दूसरे पर। ठीक है ना। जैसे इसके पहले वाले में पढ़ रहे थे हम लोग, घर्षण विधि में क्या था, जो आवेश जो आ रहा था दोनों पदार्थों पर कैसा था, विपरीत प्रकृति का था। इसमें क्या है, समान प्रकृति का है। कैसे होता है इसको जरा समझते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम एक हमारे पास क्षण है जो पहले से आवेशित है, मान लेते हैं धन आवेश है इस पर, ये हमारे पास आवेशित क्षण हो गई। कैसी हो गई, आवेशित क्षण। और इसकी सहायता से हमको एक उदासीन जो क्षण है जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम स्पर्श कराएंगे। यानी ये हमारे पास क्या है, उदासीन क्षण है। उदासीन क्षण है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज क्या है, 0 है, इस पर कोई नहीं है। जब आपस में हम इनको स्पर्श कराते हैं तो होता क्या है, जिस मान लो हमने यहां पर इसको स्पर्श कराया, ये तो हमारे पास पहले से चार्ज था इस पर, और जब हम इसको टच कराएंगे दूसरे वाले से स्पर्श कराने पर, तो होगा क्या, जो इस पर भाई यहां पर क्या होगा, इसका जो धनावेश है इस पर चला जाएगा। धनावेश देखो तो हमने एक आप बताया इसके पहले भी, धनावेश कभी भी जाता नहीं है। जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली होता क्या है कि जब इसको स्पर्श कराएंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसा तो नहीं उदासीन क्षण इसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, यानी लेकिन अंतर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो नेट चार्ज 0 है, उसको उदासीन क्षण कह रहे हैं। तो जब इसको टच कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएंगे, क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब इससे इसमें जाएंगे तो इसका जो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, धन का, तो इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो धनावेश है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कुछ चार्ज को उदासीन कर देंगे। तो ये वाले जो क्षण है इस पर थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा और इस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें जा रहे हैं, इसको जरा इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों ऐसा क्यों जा रहे हैं, तो ये भी जरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। जिसका विभव निम्न होता है यानी कम विभव की वस्तु से उच्च विभव की वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश चलता है। तो चूंकि ये पर कोई चार्ज नहीं है, इसका विभव कितना है, 0, इस पर विभव कितना है, 0, इसका जो वोल्टेज है वो 0 है, और इस पर धन चार्ज है, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि ये जो 0 है वो धन वाले से थोड़ा 0 विभव है वो कम है, इसका विभव ज्यादा है। इसका मतलब ये जो क्षण, इसका नाम देते हैं ए और ये नाम देते हैं बी। तो ए जो क्षण का विभव ज्यादा है, इसका कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, निम्न से उच्च की ओर, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो धनावेश आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको समान प्रकृति के आवेश से आवेशित कर सकते हैं। तो चालन विधि का यूज हम कैसे करते हैं, समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न करने करते हैं कि जो हमारे पास चार्ज बॉडी है उसको स्पर्श कराएंगे तो उस पर उसी प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। इसको रगड़ना नहीं है, केवल आपको स्पर्श कराना है, टच करा देना है दो वस्तुओं को, तो अपने आप आवेश उत्पन्न हो जाएगा दूसरे पर। तो इलेक्ट्रॉन का किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा जाते हैं निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इसका विभव चूंकि 0 है, इसका प्लस पॉजिटिव है, प्लस चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव कुछ वोल्ट होगा, +2 +3 कुछ प्लस में आएगा विभव। तो जब प्लस में होगा तो प्लस वाली संख्या ज्यादा होगी, 0 वाली संख्या कम होगी। तो 0 से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। सेम यही कंडीशन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्षण ऋण वाली क्षण है, पहले से ऋण आवेशित है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है यानी आवेशित है वस्तु, ये आवेशित वस्तु हो गई, आवेशित क्षण या वस्तु भी करें। और इसको अगर हम
एक जो पहले से अनचार्ज बॉडी थी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, उसको जब टच कराएंगे तब क्या होगा, यानी ये मान लो सी है और ये डी, दो क्षणें हैं अलग अलग, अलग अलग थे, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, इस पर ऋणावेश है। यानी पहले से इस विधि में विशेषता है कि इस विधि में पहले से हमको एक आवेशित वस्तु चाहिए, तभी हम इस विधि से आवेशित कर सकते हैं दूसरी वस्तु को, जबकि घर्षण विधि में पहले से हमको आवेशित वस्तु नहीं चाहिए, दोनों उदासीन थी, दोनों को रगड़ा तो उस पर एक पर धन दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पहले से हमको एक आवेशित वस्तु की जरूरत है, आवेशित वस्तु कैसी होनी चाहिए, चालक पदार्थ की होनी चाहिए, और जब इसको टच कराएंगे तो इसका देखो विभव उदासीन है, इसका विभव क्या है, इसका जीरो है, और ये माइनस में है इसका विभव, यानी इसका विभव कैसा होगा, ऋणात्मक, निगेटिव होगा। तो अब देखो जीरो ज्यादा होगा कि ऋणात्मक वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ऋणात्मक वैल्यू जो है वो कम होगी और ये जीरो वाली वैल्यू जो ज्यादा होगी। तो हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो इलेक्ट्रॉन जब इससे इसमें जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस का, और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में थे वो कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस पर जो चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इस पर आवेश कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन बराबर प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आ गई। मतलब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो चालन विधि में क्या तरीका यूज करते हैं हम लोग, इस विधि में एक आवेशित चालक को आवेश रहित, यानी जिसको हम लोग उदासीन कह रहे हैं, कि चालक से स्पर्श कराते हैं, तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकृति से मतलब है कि अगर धन का है क्षण तो उस पर धनावेश आएगा उदासीन पर, अगर ऋण का क्षण अगर स्पर्श कराते हैं तो दूसरी क्षण पर ऋण का आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इसमें दोनों पर बराबर आवेश नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं बिल्कुल आता भी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। साधारणतया अगर बात करते हैं हम लोग, इसको इसमें स्पर्श कराया तो होगा क्या, ये नहीं मान लेते हैं इस पर 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश है इस पर, जब इसको स्पर्श कराएंगे तो ऐसा नहीं इस पर 5 कूलाम हो जाए, इस पर भी 5 कूलाम हो जाए, या इस पर 20 कूलाम आवेश है तो जो स्पर्श कराएंगे तो इस पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पर्श कराने से पहले 20 था, जो स्पर्श कराया तो इस पर कितना आ गया, 10 कूलाम यहां पर आ गया और 10 कूलाम इस पर आ गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशनें हैं। तो इस ऐसा तब होता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको जरा समझना है, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसको ये जरा देखते हैं कि दोनों पर आवेश बराबर कब आता है। इसमें आपको नोट करना है, नोटिंग लगानी यह है, जब दो पदार्थ, जब दोनों पदार्थ एक जैसे मतलब कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब एक ही पदार्थ के हों, उनका आकार और आकृति वो सेम हो, यानी सेम साइज के हों, और उसका जो आकृति है वो भी सेम होनी चाहिए। तो तब अगर उसको हम अगर स्पर्श कराते हैं, तो जब दो पदार्थ एक जैसे हैं, तो यदि एक पर Q1 आवेश तथा दूसरे पर Q2 आवेश हैं, स्पर्श कराने पर
प्रत्येक पदार्थ पर Q1 प्लस Q2 बटे 2 आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कंडीशन तब लागू तभी होती है जब पदार्थ कैसे हो, आइडेंटिकल हो, यानी सेम दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ वाले हमारे पास ये है, दूसरा पदार्थ ये है, इस पर अगर चार्ज हम मान लेते हैं Q1 है, इस पर चार्ज है Q2, दोनों सेम पदार्थ के हैं, उनका आकार और आकृति भी सेम है, और फिर आपस में इनको अगर टच कराया जाए और टच कराने के बाद फिर इनको अलग अलग कर दिया जाए, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पर भी Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये आएगा तब जब दोनों पदार्थ एक ही तरीके के हों। यानी ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे बनना अगर हर समय अगर यूज करेंगे तो जरूरी नहीं कि जिस पर जितना चाहे इस पर उतना बराबर बढ़ जाए, वो डिपेंड करता है उनकी धारिता पर, ठीक है ना। तो धारिता वाले टॉपिक में डिटेल बताया गया है कि जो आवेश का जो पुनर्वितरण है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, लेकिन अगर एक जैसे है तब आवेश का वितरण जो है वो समान होगा, बराबर बढ़ जाए। जैसे मान लो इस पर आवेश 10 कूलम का, इस पर 0 है, तो यहाँ पर जो आवेश आएगा स्पर्श कराने के बाद वो 5 यहाँ 5 यहाँ पर अगर 10 कूलम आवेश है, यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, दोनों को स्पर्श कराएंगे तो 10 और 5 15, 15 का आधा कितना हो गया 7.5, यानी 7.5 यहाँ 7.5 यहाँ। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, लेकिन शर्त है आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे होने चाहिए, दोनों पदार्थ एक जैसे हैं। एक जैसे से मतलब सेम पदार्थ के हों, उनका आकार भी सेम हो और उनकी आकृति भी सेम हो, ऐसे को आइडेंटिकल कहेंगे। और आइडेंटिकल पदार्थ होते हैं तो ये कंडीशन लागू होती है, तो इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। वरना अगर अलग अलग आकार के हैं, अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग आकृति के हैं, तो आवेश आएगा दूसरे पर धन का या ऋण का, लेकिन वो बराबर नहीं आएगा, किसी में ज्यादा रह जाएगा, किसी में कम हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा उसकी धारिता कितनी है, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी चालन विधि में किसी पदार्थ को आवेशित करने की। तीसरा मेथड है हमारा इंडक्शन मेथड का। इंडक्शन मतलब प्रेरण विधि से कैसे आवेशित करते हैं, तो उसको समझते हैं। प्रेरण विधि में होता क्या है, इस विधि में इसमें भी आपको एक चार्ज बॉडी की आवश्यकता होती है और जिसकी सहायता से हम दूसरी बॉडी को आवेशित करते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि जो चार्ज बॉडी है वो चालक पदार्थ की हो, ये चालक की हो या अचालक की हो। जबकि इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे चालन विधि, उसमें चार्ज बॉडी भी चालक होनी चाहिए और अनचार्ज बॉडी है जिसको आवेशित करना है वो भी चालक होनी चाहिए। लेकिन इसमें अनचार्ज बॉडी चाहे चालक पदार्थ की हो चाहे चालक पदार्थ की हो, ठीक है ना। लेकिन जो जिसको आवेशित करना है, यानी जिसको हमको चार्ज देना है, वो चालक पदार्थ का होना चाहिए, तभी हम इस विधि से आवेशित कर सकते हैं। तो इस विधि में होता क्या है, इसकी पहले जो दो विधियां हम लोगों ने पढ़ी है उसमें दोनों विधियों में हम दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाना था, यानी स्पर्श कराना था, चाहे रगड़ना हो चाहे केवल टच कराना हो। लेकिन इस विधि में आपको टच नहीं कराना है, ये असंपर्क विधि होती है। एक्चुअल में जो चार्जिंग करने की दो विधियां होती हैं प्रमुख रूप से, एक होती है संपर्क विधि, एक होती है असंपर्क विधि। संपर्क विधि भी दो प्रकार की होती हैं, प्रेरण जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण विधि और चालन विधि, वो दोनों संपर्क विधि के अंतर्गत आती हैं। और जो ये वाली जो विधि है ये असंपर्क विधि है, इसको हमको दोनों वस्तुओं को हमको एक दूसरे के समीप तो लाना है पर एक दूसरे को टच नहीं कराना है। तो होता क्या है, इस विधि में एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो बात समझ में आएगी। तो इसको एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक तरीका इसका ये है कि इसमें हमारे पास हमारे पास एक धनावेशित क्षण है जो पहले से चार्ज है, ठीक है ना। इसकी मदद लेकर के हमको एक दूसरा हमारे पास एक
मान लेते हैं ये गोला है जिसको चार्ज करना है, यानी कोई अंश आप उदासीन है, ये समझो ये कौन सी पदार्थ है, उदासीन, उदासीन पदार्थ हो गया है, उदासीन वस्तु हो गई है, ठीक है। और ये हमारे पास है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु चाहिए इसमें भी, जैसा कि चालक विधि में हमको आवश्यक चाहिए थी, लेकिन उसमें चालक विधि में आवश्यक वस्तु कैसे होनी चाहिए, चालक पदार्थ की, इसमें चालक हो या अचालक हो कोई भी काम चलेगा, लेकिन उदासीन वस्तु होनी चाहिए इसमें भी चालक। तो जब हम उदासीन वस्तु के समीप जब हम एक आवेशित वस्तु को लाते हैं तो इसमें जो धनावेश और ऋणावेश जो इस पदार्थ में है, अभी नेट कितना चार्ज है, 0 है, तभी उदासीन कह रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इस पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इस पर जितने धनावेश हैं उतने ही ऋण आवेश है, ये मतलब है, तभी इसका नेट चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन जब हम इसके पास में ये वस्तु को लाएंगे आवेशित वस्तु के, तो होगा क्या, जब इसको हम चार्ज बॉडी के समीप जब लाएंगे तो इसमें क्या स्टेप, देखो इस आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। ये जब हम चार्ज बॉडी के समीप जब लाए तो इसके जो ऋण आवेश थे ना, इलेक्ट्रॉन के सब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा धनावेश होने का, तो सारे जो ऋण आवेश हैं वो सब इसके एक सिरे पर आ जाएंगे इस तरफ। जब इधर से ऋण आवेश खत्म होगा तो इस तरफ आ जाएंगे धनावेश, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो 3 3 6 धनावेश थे, 6 ऋणावेश थे, तो टोटल चार्ज कितना था, 0। यहाँ पर भी 3 ऋणावेश और 6 धनावेश 6 ऋणावेश इस पर भी है, तो इसमें भी चार्ज 0 है, ठीक है। अब हम करते क्या है, अभी भी देखो जब संपर्क किया तो इसको देखे प्लस आवेश होने का जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर सब इधर आ जाएंगे, तो जो धनावेश होगा प्रतिकर्षण लगेगा सब दूसरे सिरे पर चले जाएंगे। तो जो आवेशित वस्तु के निकट वाला जो सिरा होता है विपरीत आवेश से आवेशित हो जाता है, मतलब ऋणावेश की होती यहाँ पर, तो ये सिरा धनावेशित होता और ये ऋणावेशित हो जाता, ये तो अंतर आता केवल। ऐसा हो जाने से क्या ये आवेशित हो गई है वस्तु, अभी भी नहीं हुई, क्योंकि अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0 है। अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, अगले स्टेप में करते ये हैं कि अब हम करेंगे क्या, अभी देखो इस बॉडी जो चार्ज बॉडी, इसको अभी पास नहीं रखेंगे, इसको दूर नहीं ले जाएंगे, और अब हम करेंगे क्या, इस बॉडी का जो ऋण आवेश जितना था, अगले स्टेप में हमको ये चीज इसमें दोहरानी, इसका जो है स्टेप है अगला, वो ये करेंगे कि इसको हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, कर देंगे पृथ्वी से करने, यानी ग्राउंडेड कर देना है, इसको अर्थिंग करनी है। जब ऐसा कर देंगे तो इसका जो धनावेश है पूरा पूरा इस पर पृथ्वी पर चला जाएगा। तो फिर बात यहां पर आ रही है कि धनावेश तो चलता नहीं है, चलता क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो आप सामान्यतः भाषा में तो कह देते हैं धनावेश पृथ्वी चला गया, एक्चुअल होता है धनावेश कभी नहीं चलता है, चलता क्या है, इलेक्ट्रॉन। और पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इसको ग्राउंड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन आकर के इसको उदासीन कर देते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे पृथ्वी से और इसको ये संपूर्ण जो धनावेश समाप्त कर देंगे। जब समाप्त कर देंगे तो देखो क्या बचेगा, जब ऐसी स्थिति जब आएगी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले गए, तो इसका जो धनावेश है वो समाप्त हो गया। अगले वाले स्टेप में आपको जानना है, इस क्षण को, अभी क्षण को दूर नहीं करेंगे, और जब इसका अगला जो स्टेप आएगा उसमें क्या होगा, इसका जो धनावेश है वो सब कहां चला गया, पृथ्वी पर। यहां पर कोई चार्ज बचा नहीं बचा, ये सब कहां चला गया, पृथ्वी में। अब क्या करेंगे हम, अब इस क्षण को हटाएंगे। जब हटा देंगे इस क्षण को, जब इसको हटाया हमने तो क्या हो गया, ये जो पूरा जो ऋण आवेश था वो पूरे बॉडी में बराबर मात्रा में फैल जाता है। इस प्रकार से ये बॉडी कैसी हो गई, ऋण आवेशित। ऋण आवेशित हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब इस पर वस्तु कैसी ली थी हमने आवेशित करने के, धनावेश उत्पन्न कौन सा हुआ, ऋण आवेश। इसमें भी विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या समझ में आया, जो हमने भाषा लिखी उसका मतलब क्या है,
इस विधि में जब धनावेशित वस्तु के निकट आवेश रहित वस्तु यानी उदासीन वस्तु चालक वस्तु को लाया जाता है तो वैद्युत प्रेरण के कारण, यानी वैद्युत प्रेरण के कारण का मतलब होता है कि उसका जो धनावेश लाएंगे तो उसके सामने जो निकट वाला सिरा है वो उसके विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो उदासीन वस्तु का आवेशित वस्तु के निकट वाला सिरा, यानी आवेशित वस्तु के जो निकट वाला जो सिरा होता है उदासीन का, वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित, और दूर वाला सिरा हो जाता है धनावेशित। इसका उल्टा भी, अगर ये ऋण आवेशित क्षण होती तो क्या होता, ये धनावेशित था, ये ऋण आवेशित हो जाता, इतना तो फर्क पड़ता केवल, और ये कंडीशन कर दी। उसके बाद अब आगे जरा समझना है, आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर हम करते क्या है, उसको ग्राउंडेड कर देते हैं, यानी अर्थिंग दे देते हैं। जो अर्थिंग दे देंगे तो अर्थ इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल करके चालक पदार्थ में जाएंगे और उस धनावेश को समाप्त कर देंगे। जो पृथ्वी होती है वो इलेक्ट्रॉन का तो सागर है, इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं वहां पर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके धनावेश को समाप्त कर देंगे और समाप्त कर देंगे। अगर यहाँ पर ये ऋणावेशित क्षण होती तो क्या होता है, ये धनावेशित सीधा होता है, ऋणावेशित होता है। जब अर्थ करते तो इसका जो ऋण आवेश है वो सब कहां चला जाता, पृथ्वी पर, तो इलेक्ट्रॉन सब पृथ्वी में चले जाते तो इसका आवेश समाप्त हो जाता, ठीक है ना। लेकिन एग्जांपल हमने कैसे लिया है, धनावेश क्षण का एग्जांपल चित्र में दिखाया है, आपको ऋणावेश मान करके भी आप इसको समझ सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब हम अर्थ कनेक्ट कर देंगे तो इसका जो संपूर्ण जो धनावेश समाप्त हो गया, बचा ऋण आवेश। अब हम इस क्षण को हटा देंगे, एकदम हटा देंगे तो ये जो पूरा जो ऋण आवेश है वो पूरे चालक में बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पूरा जो चालक जो पदार्थ था कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। तो ये तो मेथड था हमारा, किसी एक बॉडी को चार्ज करना हो तब ये मेथड अप्लाई करते हैं, और जब दो बॉडी को चार्ज करना हो तो क्या तरीका अप्लाई करते हैं, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। बुक में उसको भी समझाया गया है, तो उसको समझने के लिए देखो क्या करते हैं। अगर दो वस्तुओं को आवेशित करना है, तरीका एक, दोनों आपको चालक पदार्थ लेने, मतलब एक ये गोला ले लिया और एक ये गोला ले लिया। अभी दोनों कैसे हैं, उदासीन है। कैसे हैं दोनों, उदासीन, यानी ये भी उदासीन और ये भी उदासीन। उदासीन से मतलब क्या है, इस पर जो नेट चार्ज है वो 0 है। इसका मतलब इस पर जितने धनावेश होंगे उतने ही ऋण आवेश है, इसमें भी जितने धनावेश हैं उतने ही ऋण आवेश हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको, जितने धनावेश ऋणावेश, तो नेट चार्ज कितना है, 0 है। अब इन दोनों को आवेशित करना है कौन सी विधि से, प्रेरण विधि से। तो क्या करते हैं हम लोग, इसके इन दोनों को पहले तो हम आपस में टच करा देते हैं। आप जिनको चार्ज करना है उनको पहले हम आपस में टच कराएंगे तो क्या होगा, टच कराया तो अभी कुछ नहीं होगा, इसमें दोनों को टच कराने से अभी जितना चार्ज इस पर है उतना ही रहेगा। उसके बाद तो अभी इस पर तो जितना चार्ज रहेगा, मतलब क्या, अभी नेट चार्ज उस पर 0 है, ठीक है ना। अंदर जितना पॉजिटिव नेगेटिव है सब जितने हैं उतने नेट चार्ज उसका 0 ही बरकरार रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके संपर्क में नहीं लाना है, इसको दूर रखना है, उसके निकट एक धनावेशी क्षण को हम रखेंगे। तो धनावेशी क्षण जब रखेंगे तो इस पर जितने भी ये कैसे पदार्थ है, दोनों चालक पदार्थ है। ये हमने दोनों कैसे हैं, चालक पदार्थ होने चाहिए, शर्त है उसमें, दोनों कैसे होने चाहिए, चालक। जब इसके संबंध लाएंगे तो इसका जो ये वाला जो सिरा है, यानी इसका ऐसा आवेश आ जाएगा प्रेरण के कारण ऋणावेश का, और इस पर जो धनावेश इस पर चला जाएगा, इस संपर्क में है। तो जब अट्रैक्शन लगेगा तो सारे जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे इस पदार्थ के हो चाहे इस पदार्थ को, सब एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे इसके निकट, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। और जितना पॉजिटिव चार्ज था इसका और इसका, दोनों
यहां से रिपल्सन के कारण, प्रतिकर्षण के कारण सब दूसरे सिर पर इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। और उसके बाद ये हमारी आवेशित क्षण है, जिसकी मदद से हमको आवेशित करना है, आवेशित क्षण। इतना कर लिया। उसके बाद जब ये कंडीशन जब आ जाएगी तो इसका सारा जो ऋण आवेश था इस पर चला गया, इसका सारा धनावेश इस पर आ गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम, दोनों चालकों को फिर अलग अलग कर देते हैं। लेकिन अभी क्षण को हटाएंगे नहीं, इस क्षण को समीप ही रखेंगे। इसको इस तरह से समझना है। यहां पर देखो, अभी क्षण को हटाएंगे नहीं, क्षण जहां थी आपको उतने पास रखना है। अब अभी देखो उसका कारण क्या है कि अगर पहले हटा लेंगे तो ये संपर्क में है दोनों, एक दूसरे पर फिर चार्ज आ जाएगा और नेट चार्ज फिर जीरो कर देगा। तो अभी आपको ये क्षण नहीं हटानी है और इन गोलों को दोनों को अलग अलग करना है। जब अलग अलग करेंगे तो इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, ऋणावेश, इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, धनावेश। ऐसे करके इसको अलग अलग कर देंगे। जब अलग अलग करेंगे तो अभी भी नेट चार्ज इनका, अभी भी इसका जो चार्ज है अब देखो आवेशित हो गया है, लेकिन इसके कारण इसका ए सिरा धनावेशित है, दूसरे चालक का दूसरा सिरा धनावेशित है। अब हम क्या करेंगे, इस क्षण को हटाएंगे, और हटाएंगे जब, तो ये जो पूरा जो ऋणावेश है वो पूरे में बट जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगी वस्तु, और दूसरा जो चालक था वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित। इस प्रकार से हम इस चालक को, दोनों चालकों को आवेशित एक साथ कर सकते हैं। इस पर कैसा आएगा, दोनों पर बराबर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसमें विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, लेकिन दोनों चालकों पर एक साथ उत्पन्न करने का मेथड है, यानी दो चालकों को एक साथ आवेशित करना हो तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये मेथड था हमारा प्रेरण विधि से आवेशित करने का। तो आज की क्लास में यही तो समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।